नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राज्यसभा की कार्यवाही ईंधन और घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों के बारे में गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक अब से कुछ देर बाद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कहा। उन्होंने महिला उद्यमियों से कुछ उत्पाद भी खरीदे। बिहार और महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया। देश में अब तक 2 करोड़ 9 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में इस वर्ष जनवरी तक 4,191 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। बैंकों ने आवास ऋण की दर 10 साल के न्यूनतम स्तर पर की। युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वॉकाथॉन को रवाना किया। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने रोम में माचो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती श्रृंखला में स्वर्ण पदक जीता। और यूरोपीय हॉकी श्रृंखला के चौथे तथा अंतिम मैच में आज बेल्जियम के एंटवर्प में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला ब्रिटेन से होगा। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा की कार्यवाही आज ईंधन और घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों के विरोध और नारेबाजी के बीच दिन भर के लिए स्थगित होने से पहले कई बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की, जिसे उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती है। इससे पहले बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन श्री खड़गे ने कहा कि देश में ईंधन और घरेलू गैस की कीमतें बढ़ने के कारण लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं और डीजल की कीमतें 80 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच रही हैं। इसके बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस के सदस्य सदन के बीचों बीच पहुंचकर नारे लगाने लगे। हंगामा जारी रहने पर सभापति श्री एम वेंकैया नायडू ने ये कहते हुए सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने का आग्रह किया कि वे पहले दिन कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहते। देश के रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर को इस वर्ष जनवरी तक 4,191 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने रक्षा साजो सामान के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के कई उपाय किए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्ष में सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 304 अनुबंधों में से 190 अनुबंध घरेलू विनिर्माताओं को दिए गए हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज असम से भारतीय जनता पार्टी सांसद बिस्वजीत दाई और गुजरात से दिनेश चंद्र जैमल भाई तथा राम भाई बोकारिया को शपथ दिलाई। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र उपराज्यपाल के पारंपरिक संबोधन के साथ आज शुरू हुआ। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर समस्त संसाधनों का उपयोग करते हुए दिल्ली के नागरिकों की जीवन रक्षा के लिए सभी उपाय किए हैं। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों के बारे में गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक आज होगी। इसमें कार्यक्रम की तैयारियों के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 259 सदस्यीय समिति की बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगी। इस समिति में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता तथा प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे भी शामिल हैं।
यह समिति स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नीतिगत दिशा निर्देश देगी। इस समिति में समाज के सभी क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति और नागरिक जो कला, खेल और व्यापार जगत से संबंधित हैं, शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इस 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। स्वाधीनता के 75 वर्ष अगले साल 15 अगस्त को पूरे हो रहे हैं। इस संबंध में समारोहों का आयोजन 75 सप्ताह पहले इस महीने की 12 तारीख को आयोजित किए जा रहे हैं। इसी दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ भी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। विश्व में स्त्री पुरुष समानता, महिला उपलब्धियों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति को दर्शाने के लिए ये दिवस हर वर्ष 8 मार्च को आयोजित किया जाता है। इस वर्ष महिला दिवस का विषय है महिला नेतृत्व, कोविड काल में विश्व में समान भविष्य की प्राप्ति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विचार सबसे पहले 12वीं सदी में उत्तरी अमेरिका और यूरोप में श्रम आंदोलनों की गतिविधियों के दौरान उभरा था। अमेरिका में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस 1908 में न्यूयॉर्क में वस्त्र कामगारों की हड़ताल के दौरान मनाया गया, जब महिलाओं ने काम की कठिन परिस्थितियों का विरोध किया। पेश है हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। सन 1908 में एक मजदूर आंदोलन के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई। महिलाओं ने न्यूयॉर्क में उनकी नौकरी के घंटे कम करने और साथ ही उनका वेतन बढ़ाने के लिए मांग रखी थी। महिलाओं की हड़ताल इतनी कामयाब रही कि वहां के सम्राट निकोलस को पद छोड़ना पड़ा और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया। महिलाओं के इस आंदोलन को सफलता मिली और 1 साल बाद ही सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया, जिसके बाद से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। साल 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान 28 फरवरी को रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस की मांग की थी। यही नहीं, हड़ताल के दौरान उन्होंने अपने पतियों की मांग का समर्थन करने से भी मना कर दिया था और उन्हें युद्ध को छोड़ने के लिए राजी भी कराया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये दिन 8 मार्च था और उसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाने लगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर उन्हें सम्मानित कर रहा है। आज हम रक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं के बारे में बता रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल में अभी 140 राजपत्रित महिला अधिकारी और 473 अराजपत्रित महिलाएं कार्यरत हैं। एक रिपोर्ट। सीमा सुरक्षा बल ने 2008 में महिला सिपाहियों की भर्ती नियमित तौर पर शुरू की थी। ये महिला सिपाही जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पूर्वोत्तर के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी निभाती हैं। सीमा सुरक्षा बल में महिलाओं को पुरुष सहयोगी के समान ही प्रशिक्षण दिया जाता है और वे कठिन क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी का निर्वाह भी पुरुषों के समान ही करती हैं। आकाशवाणी से बातचीत में सब इंस्पेक्टर सरिता कुमारी ने बताया, हमारी ड्यूटी सेम जो मेल होता है वैसे ही रहती है। वही 0 लाइन पेट्रोलिंग पे हम भी जाते हैं अपने ग्रुप के साथ में। कैमल पेट्रोलिंग हो गया, खुला चेकिंग हो गया, ये सब हम ड्यूटी करते हैं। जितने भी लेटेस्ट वेपन है हमें इन सबको हैंडल करना अच्छे से सिखाया गया है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल इनक्रेडिबल वुमेन्स। महिला सिपाही मनप्रीत कौर ने सीमा सुरक्षा बल में अपने अनुभव बताते हुए कहा, बचपन से एक जज्बा था यूनिफॉर्म पहनने का, मैं ड्रेस पहनूं और देश की सेवा करूं और वो मौका मुझे बीएसएफ में आके मिला। जैसे एक सोल्जर को ट्रेनिंग दी जाती है, जवान को ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे हमारी ट्रेनिंग होती है। बीएसएफ की यही खासियत है, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ते रहना, वो हम करेंगे, जरूर करेंगे। दीक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महिला सशक्तिकरण केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। महिलाओं के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालक बालिकाओं के अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। महिला सशक्तिकरण केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का भी काम कर रहा है। वहीं मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के कारण एक साथ 3 तलाक देने की प्रथा समाप्त हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 700 से अधिक वन स्टॉप सेंटर चालू हो गए हैं, जहां हिंसा से पीड़ित महिलाओं को हर तरह की मदद एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जा रहा है। लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं से संबंधित समस्याओं को लोगों के बीच ला रहा है। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रेडियो के माध्यम से उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर भी दे रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का आह्वान किया है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महिलाओं की भूमिका की सराहना की है। बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन श्री नायडू ने कहा कि महिलाओं की प्रगति के बिना कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। This is also a day to take stock of the hurdles coming in the way of ensuring women their due in all walks of life and socio-economic development. This is an occasion to renew the efforts made in this direction, the progress made and the distance still to be covered. The United Nations theme for International Women's Day this year is Women in the Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. राज्यसभा में कांग्रेस की छाया वर्मा ने कहा कि महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा अधिक अवसर मिलने से वो और सशक्त होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाएं देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर श्री मोदी ने लोगों से महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की उद्यमिता, सृजनात्मकता और भारतीय संस्कृति के प्रति आभार और गर्व की अनुभूति के साथ उन्होंने स्वयं कुछ उत्पाद खरीदे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की टोडा जनजाति के बुनकरों द्वारा हाथ से कढ़ाई की गई शॉल वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों की हस्तकला अनूठी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के समृद्ध इतिहास के साथ बहुत गहराई से जुड़ी है। मधुबनी चित्रकारी के खादी सूती स्टॉल खरीदने पर श्री मोदी ने कहा कि उच्च गुणवत्ता का उत्पाद है और कलाकारों के साथ पूरे देश के नागरिकों की सृजनात्मकता से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि वे केरल की महिलाओं द्वारा बनाए गए पाम क्राफ्ट नीला विलक्कू की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की अदम्य भावना को नमन किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न सेक्टरों में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का अवसर मिलना सरकार के लिए सम्मान की बात है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन करते हुए कहा कि नारी शक्ति साहस, शौर्य और समर्पण का प्रतीक है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित करने के ठोस प्रयास किए हैं कि महिलाएं सर्वोत्तम परिस्थितियों में काम कर सकें। युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वॉकाथॉन को रवाना किया। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह का जश्न भी मनाया। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से उन्होंने वॉकाथॉन को रवाना किया। श्री रिजिजू ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाएं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार उनको एक समान मंच उपलब्ध करा रही है। Indian women are performing exceedingly well. We are giving equal platform, but I'm happier if our women are performing better. हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अच्छा लगता ही है, लेकिन जब महिला परफॉर्म करते हैं तो और ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो देश के बेटियां हैं वो बहुत ही मजबूती से देश में आगे बढ़े, ये हमारा कामना है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 21वीं सदी के नए आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार ने कहा है कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 81% से अधिक और मुद्रा योजना के अंतर्गत 68% ऋण खाते महिला उद्यमियों के हैं।
वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 41 करोड़ से अधिक खातों में से 23 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के हैं। सरकार देश की विभिन्न जनजातियों की आय में सुधार लाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रही है। ऐसी ही एक पहल प्रधानमंत्री वन धन योजना है। 2018 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ द्वारा जनजातीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से आय में सुधार करने के लिए इसे शुरू किया गया था। इस योजना से मणिपुर की कई जनजातीय महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए आज केंद्र सरकार के सभी पुरातात्विक स्थलों पर महिला पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क होगा। देश भर में 3691 संरक्षित स्मारक हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के मुद्दों और उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं से विशेष बातचीत अपने बुलेटिनों और वार्ता के कार्यक्रमों में शामिल किया है। आज वर्ल्ड न्यूज कार्यक्रम में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली भारतीय महिलाओं पर विशेष प्रस्तुति होगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राज्यसभा की कार्यवाही ईंधन और घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों के बारे में गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक अब से कुछ देर बाद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कहा। उन्होंने महिला उद्यमियों से कुछ उत्पाद खरीदे। बिहार और महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया। देश में अब तक 2 करोड़ 9 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में इस वर्ष जनवरी तक 4191 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। बैंकों ने आवास ऋण की 10 साल के न्यूनतम स्तर पर की। युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वॉकाथॉन को रवाना किया। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने रोम में मार्टियो पेलिकन रैंकिंग कुश्ती श्रृंखला में स्वर्ण पदक जीता और यूरोपीय हॉकी श्रृंखला के चौथे और अंतिम मैच में आज बेल्जियम के एंटवर्प में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला ब्रिटेन से होगा। बिहार सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में 1 लाख महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार ने पात्र महिलाओं के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान की योजना बनाई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी टीकाकरण केंद्रों पर महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। महिला दिवस के मौके पर राज्य में सभी टीकाकरण केंद्र को गुब्बारों से सजाया गया है। टीका लगाने के लिए जो भी महिलाएं आ रही हैं, उन्हें गुलाब का फूल दिया जा रहा है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं को आदर पूर्वक टीकाकरण केंद्र पर लाया जा रहा है। इस काम में जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं की मदद ली जा रही है। टीका केंद्रों पर लाभार्थियों की निगरानी के लिए महिला चिकित्सकों की विशेष तैनाती की गई है। 97 वर्ष की भाग्यमणि मंडल पटना के IGIMS में दोपहर बाद 4 बजे टीका लगवाएंगी और महिलाओं को इसके लिए प्रेरित करेंगी। टीकाकरण केंद्र पर ऑफलाइन और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। महिला दिवस पर राज्य के सभी जिलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10-10 महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग ने आज सम्मानित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रत्येक जिले में 5 विशेष महिला टीकाकरण केंद्र शुरू किया है। टीकाकरण केवल स्थानीय महिलाओं के लिए है। राज्य में कुल 189 महिला विशेष केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें से एक केंद्र ठाणे जिले में है। कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के जीवन को बचाने के लिए कई महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सिलसिले में हमारी संवाददाता ने कूपर अस्पताल की एक वरिष्ठ नर्स विशाखा आल्विस से बात की। मैंने कोरोना काल में अस्पताल में काम किया है। इस बात पर मेरे परिवार को गर्व है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि दौरान प्रसव की महिला रोगियों पर कोविड परीक्षा की गई। जो महिला पॉजिटिव आ गई और जिन्हें लेबर पेन हो रहे थे, उन्हें आइसोलेशन रूम में लेकर निर्धारित नियमों के अनुसार
हमने उनकी डिलीवरी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने आज दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में कोविड का पहला टीका लगवाया। पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रीति सुदान ने भी नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान एम्स में कोविड का पहला टीका लगवाया। देश में अब तक 2 करोड़ 9 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 66,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। अभी देश में स्वस्थ होने की दर 96.91% है। कल एक दिन में 14,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 111 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना के 3 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। सरकार ने कहा है कि 6 राज्यों में कोविड संक्रमण के दैनिक मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान इन राज्यों से मिले कोविड संक्रमण के नए मामले कुल मामलों का 86.25% है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार नए मामलों में हो रही बढ़ोतरी वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ निरंतर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रही है। स्वास्थ्य सचिव भी इस संबंध में साप्ताहिक समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। घर खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि आवास ऋण की ब्याज दरों में काफी गिरावट आई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई प्रमुख बैंकों ने अपने कर्ज की दरें घटा दी हैं। भारतीय स्टेट बैंक, HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा जैसे बैंकों ने अपनी ब्याज दरों को 10 साल के निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। केरल में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जोरों पर है। CPIM और CPI ने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि वास्तविक स्थिति कुछ दिनों में स्पष्ट होगी। इस बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने मल्लापुरम लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए AP अब्दुल्ला कुट्टी को अपना उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 78,000 से अधिक बूथों पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया है। मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से मिले सूत्रों के अनुसार नए मतदाताओं को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। तमिलनाडु में DMK पार्टी और CPM के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। मौजूदा स्थिति के अनुसार संयुक्त प्रगतिशील मोर्चे में कांग्रेस को 25, CPI, CPM, VCK और MDMK पार्टी को 6-6 सीटें दी गई हैं। EUML और MMK पार्टी 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर सत्तारूढ़ ऑल इंडिया अन्ना DMK और DMDK पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। असम में पहले चरण के चुनाव के लिए कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने नामांकन दाखिल किए। इस महीने की 27 तारीख को पहले चरण में 47 सीटों पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की चौथी कड़ी इस महीने आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअली होगा। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली विद्यार्थियों तथा उनके माता पिता और शिक्षकों से आने वाली परीक्षाओं के संबंध में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया MyGov प्लेटफॉर्म पर जारी है। रविवार तक पंजीकरण कराया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल भटिंडा पंजाब की एक शिक्षिका राखी अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये संवाद कार्यक्रम विद्यार्थियों को परीक्षा के दबाव और तनाव से उबारने में सहायक है। It will be very inspirational for the student to talk to Prime Minister and know about his life and it will be helpful for the student to recover from the stress and tension of the exam. It is very much helpful and inspirational for students. नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज दिल्ली से त्रिशूल वायुसेना केंद्र से बरेली हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान रवाना की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस उड़ान में चालक दल में सभी सदस्य महिलाएं थीं। बरेली हवाई अड्डे को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत वाणिज्यिक उड़ानों के लिए उन्नत बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीयता के उच्च शिखर के प्रतीक हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती महान सामाजिक सुधारक, उत्कृष्ट विचारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। श्री नायडू ने कहा कि स्वामी जी ने अपना जीवन महिलाओं के सशक्तिकरण में समर्पित किया तथा बाल विवाह और अछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा में कई ढांचागत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। ये मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है, जो त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने रोम में मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 65 किलो वर्ग के फाइनल में पूनिया ने मंगोलिया के पहलवान तुल्गातुमुर ओचिर को हराया। 2 अंकों से पिछड़ रहे बजरंग ने अंतिम 30 सेकंड में 2 अंक लेकर बेहतरीन जीत दर्ज की। यूरोपीय हॉकी श्रृंखला के चौथे और अंतिम मैच में आज बेल्जियम के एंटवर्प में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला ब्रिटेन से होगा। इससे पहले तीसरे मैच में दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा था। स्ट्राइकर सिमरनजीत सिंह ने 57वें मिनट में गोल किया था। ब्रिटेन की ओर से एलन ने गोल किया था। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तेज हवाएं चल सकती हैं। मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में गरज के साथ बारिश हो सकती है। जम्मू में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनका गायन हमेशा से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित करता रहा है। आइए सुनते हैं। जो भजे हरि को जरा सोई परम भजी पावेगा, परम भजी पावेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा की कार्यवाही ईंधन और घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों के बारे में गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक अब से कुछ देर बाद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कहा। उन्होंने महिला उद्यमियों से कुछ उत्पाद खरीदे। बिहार और महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया। देश में अब तक 2 करोड़ 9 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में इस वर्ष जनवरी तक 4,191 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। बैंकों ने आवास ऋण की दर 10 साल के न्यूनतम स्तर पर की। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला में ग्रामीण भारत के वृद्धि नाम से 79वां वेबिनार आयोजित किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर पांडुलिपि और टीका संहिता के 11 संस्करणों का विमोचन करेंगे। इसे 21 विद्वानों ने तैयार किया है। युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वॉकाथॉन को रवाना किया। भारतीय उद्योग और व्यापार परिसंघ फिक्की ने कहा है कि भारत के व्यापार समुदाय का विश्वास पिछले 1 दशक से उच्चतम स्तर पर है। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बाजी मारी है और सभी वर्गों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जम्मू कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा के लगभग 145 सांसदों ने आगामी चुनावों को देखते हुए संसद का बजट सत्र संक्षिप्त करने के बारे में अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से जन औषधि केंद्रों की दवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया है।
युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वॉकाथॉन को रवाना किया। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने रोम में माचो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती श्रृंखला में स्वर्ण पदक जीता और यूरोपीय हॉकी श्रृंखला के चौथे तथा अंतिम मैच में आज बेल्जियम के एंटवर्प में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला ब्रिटेन से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।